गुड इवनिंग स्टूडेंट। आई होप सो कि आप लोग कोविड-19 से अभी तक बचे होंगे एंड आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ स्टे होम एंड बी सेफ। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सेफ रह जाते हैं, ये जो पैनिक टाइम है, इसमें अगर आप सेफ रहते हैं तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली यू विल डूइंग बेटर इन योर लाइफ। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा से अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। आपने इससे पहले पढ़ चुके थे कि अपने व्हाट इज द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स थे आपने उनको भी बखूबी याद कर लिया होगा, बखूबी समझ लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। अगर आप नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं तो सीधी सी बात है, आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए और नोट्स को उठाइए, नोट्स को कॉपी करिए। जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है वो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द PDF फाइल और व्हाट्सएप इमेज थ्रू द कंटेंट। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज कॉल्ड एज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल नहीं होता है, वो पर्सन नहीं होता है जो आपकी ऑफिस में बैठ के कुछ मेजर डिसीजन लेता है। हियर द प्रिंसिपल मीन्स अ वे ऑफ वर्किंग, कैसे आप एक काम करेंगे। हम सबकी अपने एक प्रिंसिपल्स होते हैं, हम सबके अपने एक वसूल होते हैं, कुछ अपनी आइडियोलॉजी होती है जिसपे हम अपने काम करते हैं। सेम ऐसे अकाउंट में भी है, अकाउंट की अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके दायरे में रह के हमें काम करना है। इफ वी वांट टू गेटिंग द परफेक्ट रिजल्ट और रिलायबल रिजल्ट, इफ वी वांट द रिलायबल रिजल्ट, वी डेफिनेटली वी हैव टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल्स आपके कंटिन्यू लिख दिए गए हैं नंबर से। चलिए उसको अब एक एक करके इसको एलिब्रेट करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग पीरियड, फुल डिस्क्लोजर, materiality principles, prudence or conservative principle, cost concept principle, matching concept and last but not least due respect। और एक कॉन्सेप्ट भी आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी बात आपसे दोहराना चाहेंगे कि हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने अकाउंट की लाइनों को खुद से एलोबरेट करने की कोशिश कर ली या खुद को इमेजिनेशन पावर अपने में आपने ये ले आया कि जो लाइन कहा जा रहा है, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, विच इज एक्चुअल डन बाय यू, आपके लिए अकाउंट चुटकियों में आसान हो जाएगा। और कॉमर्स स्ट्रीम में जो एक हवा बना हुआ है कि अकाउंट इज द टफेस्ट सब्जेक्ट, ये बिल्कुल गलत है। अगर सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो कॉमर्स है ही नहीं। अगर भाई टफेस्ट सब्जेक्ट होता तो फिर चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। बट वी आर स्टडीड कॉमर्स विद द हैप्पीनेस, हम इसको खुशी के साथ पढ़ते हैं। सीधी सी बात है, हम पढ़ेंगे, हमारा टाइम भी यूटिलाइज होता है। और एक चीज और, अगर आपने बायो लिया है आप MBBS बन सकते हैं। अगर आपने बीटेक कर रहे हैं या साइंस स्ट्रीम से हैं, यू डेफिनेटली बिकम द इंजीनियर। बट अगर आपने कॉमर्स लिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो हॉस्पिटल में आप वर्क करिए, चाहे वो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप काम करिए, यू गेटिंग द योर रेम्यूनरेशन इन ऑल फील्ड। तो आपके लिए सबसे अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रिंसिपल की तरफ से, विच इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी बेसिकली बिलोंग फ्रॉम द आइडेंटिटी एंटिटी मीन्स आइडेंटिफिकेशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब अपनी एक अलग पहचान हो जाए, उसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। चलिए इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। आपने पहले ही सब्जेक्ट में यानी पहले ही चैप्टर में यू आर ऑलरेडी नो कि वी रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन विच इज इन टर्म्स ऑफ मनी। पढ़ा था आपने कि नहीं? हाँ जी सर, पढ़ा हुआ था। उसके साथ आपने एक लाइन और पढ़ी थी कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट पर्सन। दिस लाइन इज द बिलोंग फ्रॉम द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स। ये लाइन जो है वो आपकी बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल से बिलोंग करती है। दैट मीन्स कि जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है, दोनों एक अलग आइडेंटिफिकेशन है, दोनों एक अलग आइडेंटिटी है। बिजनेसमैन एक अलग आइडेंटिटी है, बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी है। मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया, वो एक अलग आइडेंटिटी है। बट रिलायंस कंपनी इट इज अ डिफरेंट आइडेंटिटी। वी रिकॉर्ड, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी रिकॉर्ड ऑल थिंग
अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, नॉट टू बिजनेसमैन। बहुत सिंपल में आपको समझाएंगे, वही आपको एक लाइन लिखनी है। रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू बिजनेस, नॉट टू बिजनेसमैन। पहली चीज। सेकेंड थिंग आपकी क्या हो जाएगी? बिजनेस एंड बिजनेस मैन, which is you also know owner, businessmen are separate person। पर इतनी चीज आपको याद रखें, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड करेंगे हम, तो बिजनेसमैन को हम नहीं करेंगे, हम सेंट्रलाइज बिजनेसमैन को नहीं करेंगे। हमें सेंट्रल में किसको रखना है? हमें सेंटर में हमें रखना है अपने बिजनेस को। अगर हमारी कोई फर्म है तो वो सेंटर में रहेगा, जो भी हमारी इमेजिनेशन होगी वो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस होगी। सपोज दैट मेरी कंपनी है, या सिंपल से याद देखिए, मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने एक कंपनी ओपन की है एक्स लिमिटेड, इनकी एक कंपनी है। अब सिंपल सी चीज है, एक्स ने परचेज किया, एक्स परचेज अ मशीनरी, एक्स परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 10,000। मिस्टर एक्स परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 10,000। तो अगर हमें इस लाइन को रिकॉर्ड करना होगा, इस लाइन को मुझे कहीं लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैंने पैसे खर्चा किए हैं तो मुझे लिखने पड़ेंगे। तो अगर मैं लिखूंगा तो मैं एक्स को सेंटर में नहीं लिखूंगा, मैं किसको सेंटर में रखूंगा? इस कंपनी को। यानी हमेशा अपने आप को एज्यूम करके चलिए कि आप कंपनी के ओनर नहीं हैं, आप एक इंडिविजुअल कंपनी है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। अगर आपने ऐसा एज्यूम करना सीख लिया, डेफिनेटली अकाउंट आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि सिंपल सी बात है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट पर्सन। ये दोनों कभी सेम नहीं हो सकते हैं, इसकी अलग आइडेंटिटी है, इनकी अलग आइडेंटिटी है। बोथ आर सेपरेट पर्सन, जो मैंने आपको इंडिविजुअली यहां करके दिखाया है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट पर्सन एंड वी रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू बिजनेस, नॉट टू बिजनेसमैन। क्लियर हो गया है? नोट कर लीजिए इसको, आपके फायदे के लिए है। चलिए अपने हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यानी सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है? जिन लोगों ने पहला लेक्चर अटेंड किया था उनके लिए तो बहुत आसान होगा ये कॉन्सेप्ट। क्यों आसान होगा? क्योंकि भाई जो आपने अकाउंट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसी से रिलेटेड, जो आपने उसके कंडीशन पढ़ी थी उसी से रिलेटेड ये सारे प्रिंसिपल कहीं ना कहीं एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। और याद रखिएगा, शुरुआत से लेकर आखिरी तक अकाउंट में हर चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। क्यों? क्योंकि आप कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है शुरुआत से लेके आखिरी तक के सारे ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, उनका पर्टिकुलर डाटा बनाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन कहा गया है आपसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मेजरमेंट तो आपको क्लियर है, मेजरमेंट का मतलब हो सकता है आपका कि किसी चीज को हाउ टू कैलकुलेट एनीथिंग, ठीक है। मनी मेजर, मनी मतलब पैसा, मेजरमेंट मतलब होता है मापने की कोई विधि होगी। इसमें सिंपल चीज करी थी कि वी रिकॉर्ड ओनली दोज टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन विच वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करेंगे जिनको मनी के रूप में मेजर कर सकें, या फिर जिनका मनी से डायरेक्ट रिलेशन हो। एग्जाम्पल, जैसे आई ब्रॉट दिस मार्कर फॉर 10 रुपीज। तो मैंने इस मार्कर की वैल्यू, यानी जो मेरा ट्रांजैक्शन है वो किस में मेजर हो रहा है? मनी में। कितने का ट्रांजैक्शन है?
कितने का है? 10 रुपीज का है। तो यानी कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन अगर ये कहा जाए आई मेट विथ एनी फ्रेंड एंड ही बिकम हैप्पी, मैं किसी अपने एक फ्रेंड से मिला और वो खुश हो गया, क्या इस चीज को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि वो कितना खुश हो गया, कितना हैप्पी है वो? इट इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? क्या कोई पॉसिबिलिटी है जहां पर आप हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं? इट इज एनी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर एनी टाइप्स ऑफ इमोशन। क्या आपके पास कोई ऐसा मेजरमेंट टेक्निक है, मेजरमेंट मशीनरी है जहां पर आप किसी भी इमोशन को आप मेजर कर सकते हैं? नहीं। यानी सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजैक्शनों को मेजर करेंगे विच वी कैन रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और विच वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ उनको रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल सी बात है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, रिकॉर्ड only those type of transaction which we can measure in terms of money। हम यहां पर उन्हीं ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करेंगे जिनको मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट इन दिस कॉन्सेप्ट। ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। आपको थोड़ी सी चीज है जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? ओनली दोस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, उन्हीं ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करेंगे किसमें? जिनको हम मनी के टर्म में क्या कर सकें? मेजर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने थर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की तरफ, विच इज नोन एज accounting period। What is the meaning of the accounting period? Accounting period, it can be different for the different organization। accounting period जो होता है वो different organization के लिए different time का हो सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा दुकानदार हूं, मैं अपने यहाँ जो अकाउंटिंग पीरियड यूज करता हूं, यानी जो मैं अपने साल भर का अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली नोन एज द 12 मंथ पीरियड, 12 महीने का पीरियड जो होता है वो अकाउंटिंग पीरियड होता है। अब अकाउंटिंग पीरियड जर्नल लैंग्वेज की बात करूं या मैं जर्नल टेक्नोलॉजी की बात करूं या जर्नल थिंग की बात करें, वो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग हो गए हैं जो अपना अकाउंटिंग पीरियड होली टू होली मानते हैं, यानी इस होली से उस होली तक जितना भी हमारा ट्रांजेक्शन रहेगा वो मेरा, वो रहेगा ट्रांजेक्शन रहेगा मेरा, वो मेरा अकाउंटिंग पीरियड रहेगा। बहुत लोग दीपावली से दीपावली मानते हैं, बहुत लोग जुलाई टू जुलाई मान लेंगे। इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर हम सिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे, अगर हम सिस्टमेटिक वे ऑफ, मैं जर्नल लाइफ की बात कर रहा हूं कि जर्नल थिंग कुछ भी होता है, जो छोटे दुकानदार होते हैं जिनको ज्यादा कागजी कार्यवाही करने से नहीं मतलब होता है, तो उनके लिए वो कुछ भी हो सकता है। बट अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि व्हाट इज द एक्चुअल अकाउंटिंग पीरियड, तो अकाउंटिंग पीरियड दो तरीके से हो सकते हैं आपके, चाहे वो कैलेंडर ईयर हो सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल ईयर हो सकते हैं। अच्छा देख लीजिएगा, कैलेंडर ईयर क्या होता है, याद रखिएगा। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर के बीच का जो फेज होता है विच इज नोन एज द कैलेंडर ईयर। और ये आपका ये भी अकाउंटिंग पीरियड होता है। या तो फिर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर ये अक्सर जो आपकी रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, जो फाइनेंशियल ईयर को डिस्क्राइब किया गया है, तो फाइनेंशियल ईयर शुड बी या फाइनेंशियल ईयर हैव टू फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। तो चीजें क्लियर हो गई हैं। कैलेंडर ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर हो जाएगा आपका जनवरी टू दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब आते हैं अपने इस अकाउंटिंग पीरियड के बारे में, जिसके बारे में हमने पूरी की पूरी भूमिका बनाई थी कि एक्चुअल में अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता क्या है। अकाउंटिंग, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड,
According to the accounting period concept, the every organization should follow the same accounting period for the rest of the life of business. नहीं समझ में आई होगी चीजें, और आसान करते हैं, उस लाइन को ब्रेक करते हैं. According to the accounting principle, चलिए लाइन को ब्रेक करते हैं. According to the accounting principle, business period of accounting should be same for every year. बिजनेस पीरियड ऑफ अकाउंटिंग शुड बी सेम फॉर एवरी ईयर. बिजनेस अकाउंटिंग का जो बिजनेस का जो अकाउंटिंग पीरियड हो गया, बिजनेस पीरियड ऑफ अकाउंटिंग का जो बिजनेस पीरियड होगा या बिजनेस का जो अकाउंटिंग पीरियड हो, कुछ भी कह लीजिए, वो हमेशा सेम होना चाहिए. यानी अगर मैंने बिजनेस के शुरुआती सालों में अगर मैंने फॉलो किया है दिसंबर टू जनवरी, तो मुझे अब बिजनेस जब तक हमारा चलना चाहिए तब तक हमें जो है अपने अकाउंटिंग पीरियड शुड बी फॉलो एज अ जनवरी टू दिसंबर. लेकिन अगर हमने फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया है लाइक एज अ 1 अप्रैल टू 31 मार्च, हमेशा हमें फिर वही फॉलो करना पड़ेगा. क्यों? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वी कैन लॉस और रिलायबिलिटी एंड ट्रस्टेबिलिटी फॉर यूजर ऑफ अकाउंट. जो हमारे यूजर ऑफ अकाउंट होते हैं, हम उनके लिए ट्रस्टेबिलिटी खो देते हैं. तो ये बात एकदम से क्लियर होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि बिजनेस जो होता है हमारा, वो कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई से ज्यादा वो ट्रस्ट पे चलता है. अगर एक बार यूजर ऑफ अकाउंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूजर ऑफ अकाउंट? यूजर ऑफ अकाउंट मीन्स आपके अकाउंट को यूज करने वाले पब्लिक, शेयर होल्डर, एम्प्लॉयर एंड द इन्वेस्टर, दे नोन एज द यूजर ऑफ अकाउंट. अगर इन सब में एक बार भी आपकी ट्रस्टेबिलिटी चली जाती है, एक बार आपकी गुडविल चली जाती है, तो फिर आपके बिजनेस को स्टैंड करना बहुत मुश्किल होगा. और जितने लोग भी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कमिटमेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट का क्या रोल रहता है. तो याद रखिएगा, चीजों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मत बनाइए, एकदम आसान से लेके चलिए. बिजनेस पीरियड ऑफ अकाउंटिंग शुड बी सेम फॉर एवरी ईयर. जो बिजनेस अकाउंटिंग पीरियड होगा वो हर साल सेम होना चाहिए. It can be calendar year or financial year. ये आपको कुछ भी हो सकता है, वो चाहे कैलेंडर ईयर हो सकता है और चाहे फाइनेंशियल ईयर का हो सकता है. लाइक एज अ कैलेंडर ईयर सेम एज जनवरी टू दिसंबर. फाइनेंशियल ईयर यू आर ऑलरेडी नोन एज अ 1 अप्रैल to 31 March, which is a universal applicable. क्लियर हो गई ये चीजें. चलिए एक छोटी सी चीज, अगर हम कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं तो एक वर्ड अक्सर सुनने में आता है, जो आपको आगे जाके जब आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. एक और वर्ड आता है लीप ईयर. एक और चीज आता है लीप ईयर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीप ईयर? लीप ईयर का क्या मतलब होता है? सर इसको लीप ईयर क्यों कहते हैं, या लीप ईयर होता क्या है? दोज ईयर वेयर फरवरी बिलोंग फ्रॉम 29 days, दोज टाइप ऑफ ईयर नोन एज लीप ईयर. ऐसे साल जहां पर फरवरी 28 दिन की ना होकर 29 दिन की होती है, वो आपका लीप ईयर होता है. सर कैसे पता करेंगे? हमको अगर बता दिया गया 1975 या 2028 बता दिया गया, तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि लीप ईयर हमारा कौन सा होता है? कोई दिक्कत नहीं, कोई भी साल दिया गया हो आपको. सपोज दैट करंट ईयर वी फॉलो एज अ करंट ईयर 2020. अगर 2020 दिया गया है, आप डिवाइड कर दीजिए 4 से. अगर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, तो दैट मींस लीप ईयर है. यानी जो भी साल, जैसे 1975, क्या ये लीप ईयर होगा? लेट्स चेक. आप चेक करिए. 4 4 जा 16 हो गया है.
37 हो रहा है, क्या 37 4 से डिवाइड होगा? नहीं, तो वी शुड बी फॉलो द लोवेस्ट नंबर लाइक एज द 4 9 जा 36, 9 टाइम्स 36 15 हो गया, 4 3 जा 12। क्या पूरी तरीके से डिवाइड हो पा रहा है? क्या पूरी तरीके से डिवाइड हो पा रहा है? नहीं। दैट मीन्स कि जो साल आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा विच इज अ लीप ईयर, और जो नहीं डिवाइड हो पाएगा वो आपका हो जाएगा नॉर्मल ईयर। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये आपका पूरी तरीके से नाम से क्लियर है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आप थोड़ा सा भी ब्रेन लगाएंगे तो सिंपल सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लिखा हुआ है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर मतलब पूरी तरीके से ओपन कर दीजिए। ठीक है, क्या चीज ओपन कर दीजिए? सबसे पहले तो जान लीजिए यूजर ऑफ अकाउंट कौन कौन से हो सकते हैं। यूजर ऑफ अकाउंट, यूजर ऑफ अकाउंट कौन कौन से हो सकते हैं? अकाउंट का मतलब आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट। कौन कौन से हो सकते हैं? पब्लिक, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर एक्सेट्रा। वो सारे लोग जो आपके कंपनी को डायरेक्टली तौर से आपसे जुड़े होते हैं, पब्लिक, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर एक्सेट्रा, जो भी कुछ हो सकते हैं। अच्छा, फुल अकॉर्डिंग टू द फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर की अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द फुल डिस्क्लोजर की बात करें, इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? इसके अकॉर्डिंग हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है नथिंग शुड बी हाइड फ्रॉम द यूजर ऑफ अकाउंट। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले यूजर ऑफ अकाउंट बता दिया। अकाउंटिंग का प्रिंसिपल कहता है कि हमें अपने यूजर ऑफ अकाउंट से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है, हमारे पास एक्सपेंसेस कितने ज्यादा हो रहे हैं, क्या मुझे इस फाइनेंशियल ईयर लॉस हो रहा है, क्या इस फाइनेंशियल ईयर मुझे प्रॉफिट हुआ है, मैं अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना दूंगा, मैं अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट से हिस्सा कितना दूंगा, विच इज कॉल्ड एज डिविडेंड। वो सारी चीज आता है। कंपनी का ओनर भी होता है। ठीक है, क्यों? ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। आई ऑलरेडी कंसर्न अबाउट यू दिस लाइन। ठीक है, कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट पर्सन, दे आर नथिंग इक्वल आइडेंटिटी या एंटिटी। वो इक्वल एंटिटी नहीं हो सकते, बराबर एंटिटी नहीं हो सकते हैं, दोनों एक नहीं हो सकते हैं, दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। सेम एज अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, नथिंग शुड बी hide from user of account। सिंपल सी चीज कह रहा है नथिंग शुड बी हाइड फ्रॉम यूजर ऑफ अकाउंट। हमें अपने यूजर ऑफ अकाउंट से, जो हमारी कंपनी में जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है जो वॉच करते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन में या जो हमारे डिसीजन मेकिंग में हमें वॉच करते हैं, हमें उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम एक बार रिलायबिलिटी हो सकते हैं इन्वेस्टर के सामने, अगर हमारा झूठ एक बार भी पकड़ा जाता है या हमने इन्वेस्टर को कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमने क्या शेयर किया या ट्रांजिट किया है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी नुकसान किसका होगा? कंपनी का नुकसान होगा। कंपनी का नुकसान होने का मतलब है कि अल्टरनेटली लॉस शुड बी बियर बाय द ओनर, एंड देयरफॉर the accounting principle already insist to the business nothing should be hide from user of account। क्लियर हो गया है? यानी जितना भी हमारे पास है स्टॉक्स रिलेटेड, यानी ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन should be disclosed to user of account। यानी ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा सारी इंफॉर्मेशन नहीं कि मैं 2 रुपए यहां से लेकर आया था, 50,000 वहां से लेकर आया था, 30,000 वहां से लेकर आया था, या मैंने अपने पर्सनल बिहाफ पे मैंने किससे लेकर आए थे, वो मेरा मैटर है। मैं बता सकता हूँ कि बट वी कैन शो इन द बैलेंस शीट एज अ लोन। मुझे वो लोन के तरीके से दिखाना पड़ेगा। पैसा कहां से लेके आ रहे हो डजंट मैटर नहीं करता है, बट पैसा कंपनी में कितना आ रहा है, किस किस सोर्सेस से आ रहा है,
उस चीज की मोस्टली सारी जानकारी आपकी यूजर ऑफ अकाउंट को होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया है सारी चीजें। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं वो सारी चीजें, अपने 4 प्रिंसिपल। बाकी के 4 प्रिंसिपल आगे लेक्चर के लिए, क्योंकि हो सकता है पैनिक माहौल है कहीं आपके लिए ज्यादा हो जाए। तो बाकी के प्रिंसिपल जो बचे हैं वो आपके सेकंड पार्ट, इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा, तो इट शुड बी रिवील्ड। पर एक बार चारों को एक बार हम जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट पर्सन, दे आर नॉट इंडिविजुअल टुगेदर, वो एक साथ एक नहीं होते हैं। वी रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, नॉट टू बिजनेसमैन। मनी मेजरमेंट, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक में जो मनी से रिलेटेड होंगे। अकाउंटिंग पीरियड शुड बी सेम बाय ईयर और लाइफ टिल लाइफ ऑफ द बिजनेस की जब तक लाइफ है अकाउंटिंग पीरियड शुड बी सेम होता है। इट कैन बी डिपेंड ऑन द बिजनेस, इट शुड बी कैरी कैलेंडर ईयर, इट शुड बी कैरी फाइनेंशियल ईयर। फुल डिस्क्लोजर यानी अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, वो भी कभी भी यूजर ऑफ अकाउंट से छुपानी नहीं चाहिए। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको, यू शुड प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ अकाउंट। आज के लिए इतना काफी है। नोट्स बना लीजिए, पीडीएफ फाइल आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर पीडीएफ फाइल नहीं मिलती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं वाया कमेंट बॉक्स। और मेल आईडी आर ऑलरेडी गिवन इन द चैनल। एंड होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड आई होप कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी। बट फिर भी आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज स्टे होम एंड बी सेफ। बाकी आपकी पढ़ाई, आपके सिलेबस की जिम्मेदारी वो हम पर छोड़ दीजिए। आपको वो सारी बेसिक चीजें, आपको कोई भी फालतू की चीज नहीं बताया जाएगा जहां पर आपका एफर्ट वेस्ट हो, जहां पर आपकी टाइम वेस्ट हो। एनसीईआरटी गाइडलाइन और सीबीएसई गाइडलाइन के लिए आपको उतनी बताएंगे जितना आप मार्क गैदर कर सकें, जहां पर आपकी मार्क आप ऑब्टेन कर सकें। वो कोई भी चीज आपको नहीं बताएगी जहां पर आपका एफर्ट फालतू में जाए। क्लियर हो गई वो सारी चीजें? चलिए, बेस्ट ऑफ लक एंड वी मीट नेक्स्ट टाइम एज सून एज पॉसिबल। टिल देन कीप अलर्ट, स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच।